हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 विच टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई नो काफी सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगता है, बोलते हैं मैम बहुत लेंदी चैप्टर है, क्या हम इसको एग्जाम में स्किप करके जा सकते हैं? सो माय वन लाइन आंसर इज नो, अ स्ट्रिक्ट नो। क्योंकि अगर मैं इसको वेटेज देना चाहूं तो मैं बोल सकती हूँ आराम से कि यहाँ से एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड 10 से 15 मार्क्स जब मैं बोल रही हूँ तो आप समझ सकते हो इस चैप्टर की रेलेवेंस कितनी है, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपको बोरिंग क्यों लगता है? ये तो हमारे भारत के बारे में बात करता है ना, इंडिया के बारे में बात करता है, आर लविंग कंट्री के बारे में बात करता है। एंड ऑब्वियसली हमें ये बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो हम लोग पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। देखो, हम जब भी कोई चीज को स्टार्ट करने जाते हैं ना, और अगर स्टार्टिंग में ही नेगेटिव वाइब्स ले आओ कि यार ये चैप्टर तो बहुत लंबा है, बहुत बोरिंग है, या मैं जैसे फर्स्ट चैप्टर की बात करूं इसमें तो थ्योरीज दे रखी हैं, है ना, तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? तो स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट को तो आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होगा। एंड आफ्टर ऑल यू हैव टू कंप्लीट इट बिकॉज आपको एग्जाम पास करना है। एंड इसमें 1 या 2 मार्क्स की बात नहीं हो रही है, 10 से 15 मार्क्स। समझ रहे हो ना कि 30 वाले को 40 आ सकते हैं, 40 को 50 एंड सो ऑन। तो इसीलिए 1 मार्क्स कितना, 1 मार्क्स भी मान ले कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है कि भाई 39 वाला 40, या मैं बोलूँ 149 को अगर किसी को आ रहे हैं वो 150 तक टच करा सकता है। तो हमारे लिए एक एक तिनका तिनका एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स हमें जितने चाहे उतने हमें स्कोर करने हैं। तो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आज तक आप लोग क्या समझते आए हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो आपका आंसर क्या होगा? जो भी समझते हो वो बताओ कि आप क्या समझते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, उसके अंदर क्या बात करी गई है। आई नो बहुत सारे बच्चों का आंसर यही होगा कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमें हमारी कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ पावर्स, कुछ लिमिटेशन मेंशन है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंट्री में लॉज बना सकते हैं। अपने सिटीजन्स को रेगुलेट करने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी हुई हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, प्राइम डॉक्यूमेंट है। इसके बेस पे ही, इसके आधार पे ही हमारी कंट्री के लॉज बनते हैं। ठीक है, ये बात सही है ना? तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे लॉज को फ्रेम करने में हेल्प करता है, किस तरीके से मेरी गवर्नमेंट काम करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्पेसिफाई करता है, जिससे मेरी कंट्री में डिसिप्लिन बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर इंटैक्ट रहे। और सबकी पावर्स कहाँ से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिली है। आपको मुझको फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं, पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमें कहाँ से मिली है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। तो ये हमें पावर देता है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, प्लस हमें बताता है कि हमारी लिमिट कहाँ तक है, क्या काम हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि कंपनी लॉ में, अगर मैं कंपनीज की सपोज बात करूं, तो कंपनीज एक्ट 2013 के बाहर, मतलब जो कुछ उसके अंदर लिखा है, इस कंपनी को वो सब कुछ फॉलो करना है, वहीं से कंपनी को कुछ भी करने की पावर मिलती है। लिमिटेशंस भी मेरा कंपनीज एक्ट ही हमारी कॉर्पोरेट्स पे इम्पोज करता है। और बोलूं कि मेरे कंपनीज में जो मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, उसमें क्या है कि भाई जो मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है, मेरी कंपनी को सिर्फ और सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स परस्यू करने हैं। ठीक है, उसके बाहर अगर मेरी कंपनी कोई भी काम करती है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, वो अल्ट्रा वायरस माना जाता है। ये बात पता है ना? तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देता है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी राइट्स, पावर को कहाँ से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिली है। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या बोला गया है।
अब देखो यहाँ पे बोला था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग लॉज एंड रूल्स विच डिटरमाइन एंड डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि हमें क्या बताता है, उसके अंदर लॉज हैं, रूल्स हैं, जो डिस्क्राइब करता है कि मेरी कैसी गवर्नमेंट होगी, कैसे रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स मेंटेन होंगे। ये सब कुछ कहाँ लिखा है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। देयरफॉर जनरल अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट दैट सेट आउट द रूल्स फॉर आवर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, कि मेरी कंट्री में किस तरीके से काम होगा, जो भी गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी पावर में आएगी वो किस तरीके से काम करेगी, वो सारी चीजें मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हैं। अच्छा, अगर मैं आप और अपनी बात करूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एज अ सिटीजन, जैसे हम लोग जर्नली भी लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई रोटी कपड़ा मकान, ये क्या है, ये हमारी बेसिक नीड है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एज अ सिटीजन हमें क्या चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए। देन हम बोल सकते हैं हमें एक सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए सबके पास, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब सिटीजन्स को कौन देता है, सिटीजन्स क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, उनमें से ही जो ये सारी चीजें हमें सही तरीके से मिले उनको इंश्योर करता है, प्लस ये भी चेक करता है कि डिसिप्लिन बना रहे। अब देखो, जब भी कोई भी एक पर्सन अकेले अथॉरिटी में रहेगा तो जनरली हम बोल सकते हैं कि भाई मोनोपोली होगी, वो अपनी मर्जी की करेगा। तो इसलिए क्या है कि सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, सब लोग मिल के काम करते हैं जिससे कि सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिले। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, रूल्स, पावर्स एंड हमारी लिमिट तय करता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये भी इसी दायरे में रह के काम करेंगे, इसको ब्रीच कोई नहीं कर सकता। एक बार यहाँ पे भी समझते हैं। देखो हमने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, तो हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है रूल्स एंड लॉज फॉर दी कंट्री। ये क्या करता है, रूल्स एंड लॉज हमारी कंट्री के बताता है कि मेरी कंट्री में क्या नियम कानून फॉलो होते हैं। फिर ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट एंड सिटीजन का रिलेशनशिप किस तरीके से मेंटेन होगा, आपस में क्या बात होगी, किस तरीके से वो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, वो भी मुझे कौन बताता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। अच्छा, जब मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट और पीपल, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करता है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने भी अपनी पावर को, मैं बोल सकती हूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरीके से डिवाइड कर रखी है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी, बट एक बार समझते हैं कि कैसे। कि देखो सबसे पहले हमने बोला आती है गवर्नमेंट में, अगर मैं बात करूं तो लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव कौन, वो जो लॉ बनाते हैं, आप लिख सकते हो लेजिस्लेटिव कौन, हु मेक लॉज। ठीक, अब लॉज इन्होंने बनाए, ये कहाँ बनते हैं, हमारे लोकसभा राज्यसभा, जहां पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करके बाय वोट, हम लोग हर 5 साल में वोट करते हैं ना, तो वो क्या है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो कि हमारा इंटरेस्ट पार्लियामेंट में रखता है। ठीक है, एंड जब जरूरत पड़ती है कोई भी लॉ को लाने की, तो फिर वो लोग, आप मतलब कैसे लॉ बनता है हमें पता है, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, वहां पे लॉ बनता है। ठीक, उसके बाद हम बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव के बाद क्या आएगा, लेजिस्लेटिव के बाद आप बोल सकते हो जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है चेक करना कि जो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो कितने अप्रोप्रिएट हैं, नीड क्या थी, क्या लॉज बोलते हैं, मतलब कितने वैलिडिटी क्या है उन लॉज की, कितने सही है, कहाँ पे गलत है, वो सब कौन चेक करता है, हमारे कोर्ट चेक करते हैं। हमें पता है ना जुडिशरी मींस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। देन एक और लेवल हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव नाम से समझ में आ रहा है जो लॉज को मतलब आप क्या करता है, आपको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। ये गवर्नमेंट है मेरी, जो लॉज बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन कराता है, मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी कराती है, मेरी गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कराती है, जिससे कि सबको इक्वली फायदा हो, किसी के साथ भी कुछ भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, लॉ सबके लिए एक है। ये कौन इंश्योर करता है, मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी इंश्योर करती है कि कैसे लॉ जो बना है वो हमारे
कंट्री में इन्फोर्स किया जाएगा। तो हमें समझ में आया कि गवर्नमेंट की पावर को हम किस तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं कि भाई लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव कि इन 3 लेवल पे मेरी गवर्नमेंट की पावर फर्दर डिवाइड है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। अब नीचे क्या दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। क्या है ये, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। लॉ ऑफ लैंड बोल सकते हैं कि इससे ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही होगा। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, हम सबको पता है 26 जनवरी 1950। दैट मीन्स ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। ये क्या है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, 395। देखो अब एग्जैक्ट नंबर को याद करना कई बार थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप समझ लो कि भाई 400 पूरे नहीं है, 400 से 5 कम, जनरली ऐसे ही बोला जाता है ना। तो 395 आर्टिकल्स हैं जो कि डिवाइडेड है इनटू 22 पार्ट्स, ठीक है, एंड 12 स्केड्यूल। जब मैं 22 पार्ट्स बोल रही हूँ तो जैसे मैंने बोला फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 में दिए हैं, ठीक है। फिर अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, पार्ट 4 में क्या दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऐसे कर करके हमारे पार्ट्स कितने हैं, 22 पार्ट्स हैं एंड 12 स्केड्यूल्स हैं। Apart from dealing with the structure of the government, Constitution makes detailed provision for the rights of citizen। हमने देख लिया कि apart from गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को तो ये बताता ही है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर रहेगा, बट देन ये एज अ मतलब हमारे पीपल को भी उनकी राइट्स से इंट्रोड्यूस करता है कि हमारी फंडामेंटल राइट्स हमें कहाँ से मिली है, किसने दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, जिसको हम मतलब अगर हमें हमारी फंडामेंटल राइट नहीं मिलती है उसके अगेंस्ट हम कोर्ट पे भी जा सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट है, ठीक है। तो बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन मेक डिटेल प्रोविजन फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजन एंड अदर पर्सन इन नंबर ऑफ एंट्रेंच प्रोविजंस एंड फॉर द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द स्टेट in governance of the country labeled as directive principles of state policy। इसको और क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, DPSP। एंड ट्रस्ट में इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में आगे बात करेंगे, एंड अभी से ही इसको मार्क कर लो, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अभी हम देखेंगे क्या क्या चीजें आती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको आगे डिटेल में कवर करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ लाइक समरी कि अभी एक्चुअली ये बात क्या करता है, एक बार समझते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 तक है। DPSP कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये क्या करता है, ये एक गाइडलाइन देता है कि भाई जब भी कोई स्टेट कोई लॉ बनाएगी, ठीक है, या सेंट्रल कोई लॉ बनाएगी, हमारी गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी, तो उसको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग द लॉज एंड पॉलिसीज। आप इसको नोट कर सकते हो। देखो ये अभी शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स है, जब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसमें फर्दर और बात करेंगे। अच्छा, आर्टिकल 12 के अंदर हमारी डेफिनेशन दी है स्टेट की, ठीक है, वो भी हम आगे बात करेंगे, बट अभी जस्ट क्योंकि ये वर्ड आया था तो मैं आपको साथ साथ उनकी मीनिंग समझा के चलूंगी, बट देन जहाँ पे डिटेल में होगा वहां पे और समझेंगे। तो हमें समझ में आया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्या करता है, ये गाइडलाइन देता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, जो उनको बातें ध्यान में रखनी है जब भी वो कोई लॉज बनाएंगे, कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, ये सारी बातें उनको ध्यान में रखनी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिकली इन नीड्स को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनानी है। जैसे मैं बोलूं कि
हमें प्रमोट करना है हमारी इंडस्ट्रीज को, ठीक है, या मैं बोलूँ कि हमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, या मैं बोलूँ एनिमल हस्बेंड्री, या फिर पर्टिकुलरली आपने बहुत सुना भी होगा, बहुत हाईलाइटेड था कि भाई सॉल्टरिंग ऑफ काउस रोकना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये हमें बताता है कि भाई क्या किस तरीके से हमारे पॉलिसीज एंड लॉज मेरी गवर्नमेंट बनाएगी, क्या क्या बातों को ध्यान में रख के बनाएगी, कि मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें हमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के ही कोई भी गवर्नमेंट वेदर एट सेंट्रल लेवल और एट स्टेट लेवल लॉज बना सकती है। देन द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एट एनी कोर्ट। मतलब क्या है, देखो जब मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करती हूँ ना, तो हमें पता है फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू रिलीजन, ये क्या है, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जो हम सबको अधिकार है मतलब ये प्रैक्टिस करने का, कोई हमें रोक नहीं सकता है, ठीक। अगर कोई हमें रोकता है उन सारी राइट्स को यूज करने से, ठीक, तो हम उनके अगेंस्ट कोर्ट पे जा सकते हैं केस के लिए, क्योंकि ये राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एवरी सिटीजन को दी है, ना ही सिर्फ आपको मुझको, लेकिन हर एक किसी को उसकी फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है। तो अगर हमें वो कोई राइट इम्प्लीमेंट करने से रोकता है, तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, कोर्ट पे जा सकते हैं। लेकिन जब मैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करती हूँ, तो देखो जब इलेक्शंस आते हैं तो मैनिफेस्टो, जो भी पार्टी जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस को किसी भी मैं बोलूँ स्टेट के अंदर लड़ रहा होता है, तो वो क्या करता है, मैनिफेस्टो लेके आता है कि भाई अगर आप हमें वोट्स दोगे तो हम ये चीजें करेंगे। मैनिफेस्टो में क्या है, वो सारी प्रोमिसेस लिखता है, जो कि वो आपको बोलता है कि भाई आप मुझे वोट करोगे तो मैं आई अश्योर यू मैं ये सारी बातें ये सारे काम करूंगा। वेदर आपकी अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। जैसे हम केजरीवाल जी की बात करें तो वो क्या करा उन्होंने, दिल्ली में बोला कि हम बिजली का बिल कम कराएंगे, पानी पानी पे आपको कुछ पैसे नहीं देने होंगे, है ना, स्कूल की फीस कम कराएंगे। ये सब क्या है, ये उन्होंने जब इलेक्शन लड़ते टाइम, ठीक है, जब उनका टाइम दिल्ली में इलेक्शंस का टाइम आया, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि मेरी पार्टी ये काम करेगी, ठीक है। अगर अब वो नहीं करते हैं तो आप उन पे केस नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरी कोई फंडामेंटल राइट को मुझे करने से रोकता है, तो मैं उसके अगेंस्ट कोर्ट पे जा सकती हूँ। लेकिन जब मेरी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जब हमने बोला इन सारी बातों को ध्यान में, मेरी सोशल एंड इकोनॉमिकल बातों को ध्यान में रख के उनके दायरे में ही, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही लॉज एंड पॉलिसीज बनाएगी। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, तो मैं उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, टू प्रोवाइड द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये प्रॉमिस किया था, बट अब वो इलेक्शंस भी जीत गए हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, पर वो ये हमें जितने वादे किए थे सब झूठे हैं। जनरली ऐसा ही होता है ना, बट आप फिर क्या करते हो, नेक्स्ट टाइम वोटिंग में आप उनको वोट नहीं देते हो, यही आप कर सकते हो ना। तो ऐसा ही है कि भाई हम उन चीजों के अगेंस्ट हम कोर्ट पे नहीं जा सकते हैं केस लेके, कि भाई इन्होंने, हम सपोज मैं बोलूँ एक प्रोविजन बनाया इक्वालिटी ऑफ, मतलब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को खत्म करना है, बट वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, भले जिस भी लेवल पे करती हूँ बट करती है। बट क्या आप उस चीज को लेके कोर्ट पे जा सकते हो, नहीं जा सकते, बिकॉज दुनिया चलती आ रही है और चल रही है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप लड़ सकते हो, लेकिन जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं उसके लिए आप कोर्ट पे नहीं जा सकते हो, ठीक। then it shall be duty of the state to apply these principle in making laws। वो स्टेट की ड्यूटी है कि वो इन लॉज को अप्लाई करेगी, जब भी इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगी, जब भी वो कोई लॉ बनाएगी। उनका एम क्या होना चाहिए, सेट अप सोशल एंड इकोनॉमिकल गोल्स बिफोर द लॉ मेकर। इसका पर्पस क्या था कि भाई सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स को सामने रख के ही मेरी स्टेट, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए। तो ये हमने एक
आप बोल सकते हो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हमने डीपीएसपी समझ लिया, क्योंकि वर्ड आया तो हमने इसका मीनिंग समझना बेटर समझा कि भाई ये क्या है। आप अभी के लिए समझो कि ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट को, मेरी स्टेट गवर्नमेंट को, जब भी वो कोई लॉज या पॉलिसीज बनाती हैं तो इसको ध्यान में रख के, हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स को ध्यान में रख के उन्हें कोई भी लॉज या पॉलिसीज फ्रेम करने होते हैं। तो चलिए समझ में आया। देन ऑल पब्लिक अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल ड्राइव देयर पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम इट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। अब ये बात क्या है कि भाई ये क्या बोल रहा है कि देखो जितनी भी मेरी अथॉरिटीज हैं उनको, जो हमने बोला लेजिस्लेटिव लेवल पे, जुडिशरी पे, एग्जीक्यूटिव पे, इनको ये जो हमने डिवाइड किया है ये कहाँ से आया है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई इस तरीके से काम होगा, इंडिपेंडेंट तरीके से काम होगा। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से पावर मिली है ये बोलने की, तो बोलता है उसके पीपल से, मतलब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें तब पता चलेगा जब हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। अभी एक इस पिक्चर को समझते हैं। देखो मैंने बोला लेजिस्लेटिव मेक लॉज, जुडिशरी इवैल्यूएट करती है कि कितना सही कितना गलत ये लॉ बना है, तभी तो केस लॉज आते हैं कि नहीं ये जो बात बोली गई है ये सही नहीं है, इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव जो कैरी आउट करती है लॉज, जो मेरी गवर्नमेंट जो अलग अलग लेवल पे क्या करती है उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराती है, वो मेरी एग्जीक्यूटिव लेवल है, ठीक है। अब क्या होगा, जुडिशरी क्या चेक करती है कि जो भी कभी कोई लॉ बना है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो गलत है, कोई भी फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है या कोई भी राइट ऑफ सिटीजन को ब्रीच करता है, कोई पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है, तो वो लॉ को क्या कर देगी, वॉइड कर देगी कि ये जो लॉ है वो गलत है, इसको इसमें अमेंडमेंट होने चाहिए, इसको चेंज होना चाहिए, बिकॉज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेरी जुडिशरी के पास पावर है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है टू चेक, टू एक्चुअली टेल कि जो हमारा लॉज बने हैं वो कितने सही बने हैं, उसमें क्या कहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। देन अब मैं बोलूँ व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने इतनी बात करी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर्स, लिमिट्स, रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में बताता है, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ये सब हमने बातें कर ली। बट अगर मैं ये बोलूँ कि हमें चाहिए क्यों, तो आप देखो लेमन लैंग्वेज में समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए चाहिए। जैसे मैं बोलूं घर पे हमारी फैमिली के भी कुछ नियम कानून होते हैं, एज इन जैसे मैं बोलूं कि अगर सपोज मैं अपनी फैमिली की बात करती हूँ कि मुझे पता है कि अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे बाय 7 और मैक्सिमम बाय 8 मुझे मेरे घर में होना है। अब ये जो मेरे घर का जो नियम है ये हो सकता है मेरे फ्रेंड के घर से अलग हो, बट ये क्यों बनाया गया है, जिससे कि हम एक मतलब मेरे घर का एनवायरनमेंट पीसफुल रहे, एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें वही बात पावर भी देता है, लिमिट भी लगाता है, रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज करता है, जिससे मेरी कंट्री सही तरीके से चल पाए, एक डिसिप्लिन लाइफ जी पाए यहाँ के सिटीजन्स। देखो अगर कोई भी हमारा, जैसे हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम चीज है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं मानते हैं। तो अगर ऐसा कोई चीज नहीं होती तो देखो आप अपनी मर्जी करते, मैं अपनी करती, और सब लोग अपने अपने जो लॉज बने हैं उनको कोई नहीं मानता और सब अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या वो पॉसिबल है, ना आप कर पाते ना मैं कर पाती, एक मेस हो जाता। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिख दी गई और बोला कि इसी के हिसाब से मेरी कंट्री चलेगी। तो बोलता है ये क्या है, ये एक सेट ऑफ रिटन रूल्स हैं which will be followed by everyone। घर में जो भी हमारी मम्मी पापा जो भी हमारे रूल्स बताते हैं, ठीक है, वो घर में चलता आ रहा है तो चलता आ रहा है कि भाई शाम में 8 बजे तक आपको रात में घर वापस आना है, ठीक है। अब कईयों के यहाँ तो टाइम भी फिक्स होता है खाने का, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, और वो घर में सबको फॉलो करना है। तो वो क्या है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन रूल्स हैं जो कि सब पे इक्वली अप्लाई करते हैं, सब उसको फॉलो करने के लिए बाउंड हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो, कोई एसोसिएशन हो, इवन पॉलिटिकल पार्टीज हो, जो कि
ऑलरेडी मैं बोल सकती हूँ इतनी पावर में है, तो सबको फॉलो करना मैंडेटरी है। अच्छा, इसमें एक और एक बात की है कि इवन व्हेन यू प्लान अ टूर, अच्छा इसमें क्या है, देखो जैसे हम लोग वेकेशंस प्लान करते हैं, तो जहाँ पे भी हम जा रहे होते हैं उसके बारे में हम एक्चुअली पढ़ के जाते हैं कि भाई वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है, किस तरीके से मतलब चीजें होती हैं, या मैं बोलूँ कि कोई ऐसी जगह जाने जहाँ पे हम देखेंगे कि भाई रात में सेफ है घूमना, नहीं है घूमना, तो क्या है आप वहां जा रहे हो क्योंकि आपको पता है वहां जाओगे तो वहां के नियम कानून आपको फॉलो करने होंगे। तो बोलता है कि जैसे भी कोई किसी भी तरीके से ये बोलता है कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो सब पे इक्वली अप्लाई होता है, सबको फॉलो करना मैंडेटरी है, भले वो कोई भी हो। ठीक है, ये क्या है, एक सुप्रीम लॉ है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, ये डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर गवर्नमेंट, ये एक पाथ दिखाता है फ्यूचर जनरेशन किस तरीके से, आने वाली जनरेशन भी इसको फॉलो करेंगी। फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, ट्रस्ट डेवलप करता है पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमें बताता है, देन हम बोलते हैं राइट्स ऑफ पीपल देता है। देखो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा होता तो शायद आज हमारे पास ये राइट्स नहीं होती कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, शायद आज हमारे पास नहीं होता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, की अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकते हो, हक से उठा सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट नहीं दी होती, तो शायद ही कोई बात सुनता। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये पॉइंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जितनी हमने बात करी वो इसी में सम अप हो गई। तो प्लीज इन सारे पॉइंट्स को भी हमेशा ध्यान में रखो, कभी ऐसे ऑब्वियसली कभी नहीं आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, मैं बोल सकती हूँ प्रियम्बल के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में भी आएगा ही आएगा। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, एंड ट्रस्ट मी जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। मैं साफ बोल रही हूँ, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। तो प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस करो, एंड जैसे ही मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जितना हम एक वीडियो में पढ़ेंगे आप उतना चैप्टर पढ़ो अपने आप। मेरे बोलने से आप सिर हिलाओगे, हाँ समझ में आ गया, कई बार कंफ्यूज हो जाता है ना, हाँ बोलने पे भी ऐसे करते हैं, ना बोलने पे भी ऐसे करते हैं, हाँ इज दिस। ठीक है, तो आपको उस समय पढ़ो, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद चीजों को नहीं समझोगे, आपको नहीं आने वाला एग्जाम में लिखना। तो प्लीज पढ़ो, कोई डाउट है तो कम बैक टू मी, अपने डाउट को साथ साथ क्लियर करके चलो, एंड ट्रस्ट मी जैसे हमने जितना पढ़ा आप स्कैनर चेक करो कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में से क्या क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वो लिखो। जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। और इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं, मैं जितना बोल सकती हूँ, जितना समझा सकती हूँ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मैं आपको वही कर सकती हूँ, बिकॉज हमें तब तक समझ नहीं आता जब तक हमारे साथ वो चीज बीती ना हो। ठीक है ना, हम उसके विक्टिम ना रहे हो तब तक हमें चीजें नहीं समझ में आती। तो इट्स बेटर कि आप अर्ली स्टेज में ही इसको समझ जाओ और अपनी आने वाली चीजों को सुधार पाओ, बेटर तरीके से कर पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। देखो अब प्रियम्बल क्या है, तो मैं बोल सकती हूँ प्रियम्बल एक तरीके का रोड मैप है। क्या है, रोड मैप है, जिसको आप बोलते हो नक्शा है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट है, या मैं बोल सकती हूँ इंट्रोडक्शन देता है, इंट्रोडक्शन देता है। अब इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि देखो कोई भी एक्ट का कोई, जैसे हम बोले नॉर्मल एक्ट की बात करते हैं, कोई भी एक्ट का जो प्रियम्बल होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें एक्ट में किस बारे में बात की गई है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये लॉ, ये एक्ट आया है, क्या इसका क्या पर्पस है, ये क्या पर्पस सॉल्व करेगा, उसके बारे में हम बोलें कि एक हम प्रियम्बल को देख के समझ सकते हैं। ब्लूप्रिंट जिसको हमने बोला, नक्शा जिसको बोला, इसको देख के हम समझ सकते हैं कि भाई आने जो हम लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो एक्चुअली बात क्या करेगा। जैसे बुक का मैं बोलती हूँ कंटेंट होता है,
देखते हो ना आगे, उसमें आपको चैप्टर वाइज सेग्रीगेट भी किया हुआ है कि भाई जैसे इंस्टीट्यूट की अगर आप बुक देखो तो पहले आपको जितने चैप्टर हैं 1 to 10 1 to 17 वट एवर इट इज, उन सबके नाम दिए, फिर अंदर और पेजेस को स्क्रॉल करोगे तो हर एक चैप्टर का नाम और उसके अंदर के कंटेंट्स भी लिखे हैं, जिससे आप एक एक पेज पलट के ना देखना चाहो तो आप एक्चुअली इसके कंटेंट को पहले देख सकते हो कि भाई इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स कवर हुए हैं, तो आपको, आपने पढ़ा तो नहीं है लेकिन आपको फिर भी समझ में आ जाता है ना। ऐसे ही मेरा प्रियम्बल है जो बताता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है, किस किस चीज को लेके मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स पावर सब देता है, क्या पर्पस के लिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशन आया है, क्या ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशन आया है। अच्छा, अब देखो मेरे पास एक यूजर मैनुअल है, ठीक है। ये जो यूजर मैनुअल है ये मुझे क्या बताता है कि भाई जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से मैं यूज कर सकती हूँ, कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, मुझे एक्चुअली उसको यूज कैसे करना है, वो कौन बताता है, वो मेरा यूजर मैनुअल बताता है। ऐसे ही प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बताता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से क्या क्या बातें की गई हैं, वो मेरा कौन बताता है, प्रियम्बल बताता है। अच्छा, अब हम यहाँ से समझते हैं प्रियम्बल के बारे में एक्चुअली बोला क्या गया है। देखो सबसे पहले की लाइन जो हम यहाँ पे लिखी है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक एक लाइन को तोड़ के पढ़ेंगे, एक बार रीड करते हैं यहाँ से, फिर एक इसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। क्या हमें सिक्योर करता है कि हम सबको जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी है, इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी। अब देखो इसको ब्रेक कर करके पढ़ते हैं। जो फर्स्ट लाइन हमारी आई है वी द पीपल, वी द पीपल से मतलब क्या है, ये हमें बताता है सोर्स, मतलब कि भाई ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है ये किसने बनाया है, इसके पीछे क्या सोर्स है, क्या पावर है। तो बोलता है हम सब सिटीजन ने मिल के बनाया है, हम सब ने मिल के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो वी द पीपल हमें क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, हमने कहीं से अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन हम सब देखो जितनी जो उस समय लोग थे, जितनी भी पॉपुलेशन थी, जो आज है जो आने वाली होगी, ये सबको कवर करता है। बोलता है हम सब ने मिल के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तभी कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर अपने पीपल से ड्राइव करता है। हमने ये लाइन पढ़ी ना, तो यही सिग्निफाई करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स क्या है, आप और मैं है, ठीक है, हम लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इसकी सोर्स है। देन अब इसका नेचर क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेरा नेचर क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये इसका नेचर क्या है, बहुत पोलाइट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिकली हम नेचर उसका बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है, हमने सबसे पहले बोला कि सॉवरेन है। सॉवरेन मतलब एक इंडिपेंडेंट है, दैट मीन सॉवरेन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। अगर मैं पहले एक्सटर्नल की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस के बाद ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इंडिपेंडेंट है हमारी कंट्री को किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी और फॉरेन की हम बात करें कि किसी और की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है अपनी कंट्री को चलाने के लिए। वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हम लोग अपने मैटर्स को हैंडल कर सकते हैं, हमें किसी और की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। एंड जब हमने बोला इंटरनल में भी डिवाइड होता है, तो इंटरनल मतलब जो मेरी गवर्नमेंट की पावर है, जो मेरे डोमेस्टिक, अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक मैटर से रिलेटेड मेरी कंट्री को चलाने के लिए हमने फर्दर डिवाइड तो कर ही रखा है। कैसे कि हमने जैसे बोला लेजिस्लेटिव है, फिर जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, ये हमने अपने मैटर अपने इंडिया में सही तरीके से काम हो, मेरी पावर्स, गवर्नमेंट की पावर्स को हमने क्या करा कि भाई अलग अलग ड्यूटी बता दी कि ये लोग लॉ बनाएंगे, ये एक बॉडी है जो चेक करेगी लॉज को, और एक ये बॉडी है जो क्या
करेगी, उसको इन्फोर्स करेगी। तो इंटरनली हमने अपनी पावर्स को इस तरीके से बांटा हुआ है एंड एक्सटर्नली हम बोलते हैं कि हमें किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी हमारी कंट्री में इंटरफेरेंस करे। बिकॉज हमें पता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस हम ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलते थे, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, अब हम किसी भी एक्सटर्नल पार्टी का इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते भी हैं, जो कि और फिर उसमें से जो सुप्रीम हमारा जो हेड बनता है वो इलेक्ट होता है, और वो भी हमारे रूल ऑफ लॉ को अबाइड करना उनकी ड्यूटी है। किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये कौन बताता है, ये मेरा नेचर है, किसका, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये चीजें हमें बताता है कि भाई इन सबको ध्यान में रख के हमारी कंट्री में लॉज बनाए जाएंगे, पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी। लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे कौन सा, हमने बोला ये तो उसका नेचर है, लेकिन ये सारे नेचर रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, समझ में आता है कि हमें जस्टिस सबको देना है, कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि किसी को कम इंसाफ मिले, किसी को ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर कोई भी सपोज मैं बोलूं कि सिग्नल को क्रॉस, रेड लाइट को क्रॉस करता है, अब चाहे वो मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे कितना भी सुपीरियर पोजीशन पे हो, चाहे एक साइकिल तो नहीं, चाहे आप और मैं ही हूँ, हम एज अ कॉमन सिटीजन है, ठीक है। तो अगर हमसे क्या कहते हैं, हम पे चालान कट रहा है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन पे भी कटेगा, क्योंकि इंसाफ सबका राइट है जस्टिस के लिए, ठीक है। सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलता है। ऐसा नहीं है कि पावर जिसके पास ज्यादा है उसको वो पैसा खिला के मतलब आगे निकल सकता है। देखो अब होता है ये, बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात क्या लिखी है कि भाई सबको इक्वली पनिश किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट सबके साथ होगा। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब आप बोल सकते हो कि हम सब मेन विमेन को इक्वल ट्रीट करेंगे, कास्ट को हम, अलग अलग कास्ट की बात होती है इंडिया में, उन सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेंगे, कोई भी इंफीरियर सुपीरियर नहीं है। लिबर्टी अगेन है, फ्रीडम, फ्रीडम किस चीज की, फ्रीडम टू स्पीच आप बोल सकते हो, फ्रीडम टू प्रैक्टिस अ रिलीजन, ये क्या है, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिबर्टी दी है, हमें हमारी राइट है, हमारी फंडामेंटल राइट्स में भी आप बोल सकते हो कि हमारे पास अधिकार है, हम जो चाहें जिसको चाहे वर्शिप करें, जो चाहे वो करें, जो चाहे वो करें मतलब फिर भी एक लिमिट में रह के, ठीक है। ये नहीं कि मैंने मर्डर कर दिया बोलूं मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है, ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं इन्वॉल्व है, बट देन अगर हम कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किसी को वर्शिप करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। फ्रेटर्निटी मतलब कि हमें पता है भारत में भाईचारा है, यूनिटी है, तो ये क्या है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसके, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अब आपको समझ में आया कि हमने प्रियम्बल को एक 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने बोला इसकी एक सोर्स है, ये किसकी सोर्स बता रहा है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स को बताता है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को बताता है, एंड मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को बताता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो, कुछ भी कर लो, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। एंड जब प्रियम्बल पे क्वेश्चन आता है तो आपको बेटर है आप इस तरीके से लिखोगे, तो एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि आपको काफी डिटेल में पता है, आप उसको समझ पा रहे हो कि क्या मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है एंड वो क्या अचीव करने के लिए बना है, एंड प्रियम्बल में ये सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक बार इसको रीड आउट करते हैं एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक अपनी फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। सो द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट करता है एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इस पे भी हम 2 केस लॉस की बात करेंगे आगे कि भाई ये भी डिस्प्यूटेड चीज थी पहले कि क्या प्रियम्बल मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, ये हम आगे केस लॉ डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग हमने बोला हाँ है, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। जैसे और डॉक्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका पार्ट बनते हैं, ऐसे ही प्रियम्बल भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। The preamble declares to be sovereign, socialist, secular and democratic republic and secure to its citizens justice, liberty, equality, fraternity. The preamble to the Indian Constitution is reproduced below.
अब एक बार क्विक रिव्यू करते हैं पिक्चर्स देके। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सोर्स हो गई, यहाँ से उसके नेचर की बात आई। नेचर हमने बोला अ सॉवरेन स्टेट और कंट्री इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी अदर कंट्री। ये एक्सटर्नल, जब मैंने बोला कि दो में डिवाइडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल समझ गए कि भाई किसी के अंडर हम नहीं है, अब हम इंडिपेंडेंट है, हमें पता है हमें किस तरीके से अपनी कंट्री को चलाना है। तो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट पावर है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। देन ये तो हो गया सॉवरेन। सॉवरेन के बाद आया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में हमने बोला कि कोई भी इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ नहीं होगी, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। वेलफेयर के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमें बताता है कि सबके वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए। सेक्युलर में हमें पता है कि हमारी स्टेट का, गवर्नमेंट का कोई अपना रिलीजन नहीं है, हम सारे रिलीजन को मानते हैं, आपको फ्रीडम है, आप जिस रिलीजन को मानना चाहो आप फॉलो कर सकते हो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या मतलब हुआ कि भाई हम देखो, अच्छा डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो इससे मुझे एक और चीज याद आई कि डेमोक्रेटिक में हम दो इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक में बोल सकती हूँ डायरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्योर, और एक है हमारी इनडायरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम और क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। तो इंडिया किस कौन से मॉडल पे काम करता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव पे हम काम करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट में क्या है, जितने सिटीजन्स हैं, क्योंकि रूल ऑफ पीपल है ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या, रूल ऑफ पीपल। तो मतलब जितनी भी एक कंट्री के सिटीजन्स हैं वो सारे के सारे एक जगह रोज मिलेंगे, रोज के रोज लॉ बनेंगे और फिर वो इम्प्लीमेंट होंगे, फिर अगले दिन मिलेंगे, फिर लॉ बनेगा, फिर इम्प्लीमेंट होगा। क्या ये पॉसिबल है इन अ कंट्री लाइक इंडिया? हमने बोला नहीं, ये अभी भी शायद स्विट्जरलैंड में अप्लाई होता है, बट देन इंडिया में दिस इज नॉट फीसेबल। तो हम क्या करते हैं, हम एक पर्सन को क्या इलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमने बोला रिप्रेजेंट, वो हमें एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं थ्रू वोटिंग सिस्टम। हमारे पास अधिकार है कि हम किसको चाहें, मतलब किसको अपनी बात किसके थ्रू फर्दर आगे पहुंचाना चाहेंगे, कि भाई हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको इलेक्ट कर रहे हैं। हम जैसे एक हेड बनता है ना सब में से, अगर मैं बोलूँ कि कॉलेज की बात करूँ तो हमें पता है कि हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का भी एक हेड होता है ना, तो ऐसे ही हमने क्या बोला कि वो हमारी बात को आगे रखेगा। तो ऐसे ही हम लोग वोटिंग सिस्टम से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो कि लोकसभा में मेंबर बनता है, पता है ना ये बात। तो हमारी कंट्री किस सिस्टम में बिलीव करती है, एक हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है, ठीक है। एंड रिपब्लिक हमें पता है कि जिसको हमने चुना है वो सब मिल के हमारे रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रख के वो पर्सन इलेक्ट हुआ है, एंड वो रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रख के ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, सबको इक्वल ट्रीट करने के लिए, इंफीरियर सुपीरियर सबको, चाहे वो हमारा मिनॉरिटी का इंटरेस्ट हो उसको भी प्रोटेक्ट करना मेरे सुपीरियर हेड ऑफ द स्टेट का काम है। देन ये हमें क्या करता है, सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, जस्टिस देता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल हम वही बोल सकते हैं कि वेलफेयर टू ऑल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक मतलब इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक, ये सारी चीजें हमें सिक्योर करता है, ठीक है। देन हमने इसको बोला ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। लिबर्टी में ये हमें फ्रीडम देता है अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की, हम किसको अपना किस पे वर्शिप करना चाहते हैं, हम क्या बिलीव रखते हैं, ये हमारी फ्रीडम है। हम अपनी जैसे, अब ऐसा तो नहीं ना कि हम जो सोच रहे हैं, जो मैं सोचूं क्या आप रीड कर सकते हो, नहीं, जो आप सोचो क्या मैं वो अभी पढ़ सकती हूँ, नहीं पढ़ सकती। तो हमारे पास फ्रीडम है कि हम सोच सकते हैं, हम जिसको चाहे वर्शिप कर सकते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन इक्वालिटी हमें स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी देता है कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड टू प्रमोट अमंग ऑल फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा, यूनिटी रहेगी, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये क्या था, ये मेरे प्रियम्बल के अंदर ये सारी बातें लिखी हैं। It is declared that Constitution has been given by the people to themselves। क्योंकि हमने इसकी सोर्स पढ़ी थी ना, हमने बोला we the people of India, मतलब हमने ही अपने लिए ये चीज बनाई है। Thereby affirming the republican character of the polity। Polity means structure of the government।
and sovereignty of the people. The expression sovereign signifies republic is externally and internally sovereign. समझ में आया? Sovereignty is in the strict and narrowest sense of the term implies independence all around and within and without the borders of the country. जैसे मैंने बोला ना, डायरेक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल में हमारी सॉवरेनिटी डिवाइडेड है. एक्सटर्नल मतलब हम इंडिपेंडेंट है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, एंड इंटरनल में अपने ही डोमेस्टिक मैटर्स को हमने 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया हुआ है. द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द Indian polity means structure of the government is illustrated by the provisions conferring on the adult citizen the right to vote and by the provision for elected representative and responsibility of the executive to the legislature. Democratic republic signifies that our government is of the people, by the people, for the people. हमने ही मतलब रूल ऑफ पीपल मतलब लोगों की ही इस कंट्री में चलती है, एंड वो अपने सुपीरियर हेड को इलेक्ट करते हैं, ना कि वो नॉमिनेट होता है. नॉमिनेट मतलब किंग क्वीन नॉमिनेट होते हैं, है ना, बट इलेक्ट मतलब आप और मैं वोटिंग सिस्टम से ही उनको इलेक्ट करते हैं कि कौन हम पे रूल करेगा वो हम बताते हैं, आप नहीं बताओगे. तो हमारी कंट्री का क्या नेचर है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी. अब जो स्ट्रक्चर की बात है वो हम लोग स्ट्रक्चर से फर्दर आगे बात करेंगे कि हमारा फेडरल नेचर है या यूनिटरी है. ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. बट आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ इंटरेस्ट आया होगा, आई एम श्योर. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझसे कनेक्ट करोगे, मुझसे पूछोगे अपने डाउट्स को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है, एंड राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, तभी एग्जाम में पास होगे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ. दैट मीन्स इसका कंटिन्यूएशन ही. सो टिल देन टेक केयर.